मेरा नाम मोनिका है। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में एक दिन एक ऐसा वक्त भी आ जाएगा और मैं ऐसी मुश्किल का शिकार हो जाऊंगी जहां से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। कभी कभी बेकसूर लोगों को भी ऐसी सज़ा दी जाती है जैसे वो बहुत बड़े मुजरिम हों, और मैं भी बेकसूर ही थी। मैंने कोई गलती नहीं की थी, फिर ना जाने क्यों मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी गई थी। आज मुझे इस जेल में आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। किसी औरत का ऐसे जेल में आ जाना जो अपने भरे पूरे घर में सुकून से रहती है, ये तो कोई बुरा सपना ही हो सकता है। और मेरा नसीब खराब था, क्योंकि मेरे लिए बुरा सपना मेरी सच्चाई बन चुका था और अभी मैं इसको खत्म नहीं कर सकती थी। मैं तो यह सोचकर हैरान थी कि मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरे बच्चे घर में कैसे गुजारा करेंगे। जिसके हवाले मैं उनको करके आई थी, वह तो कभी उनका ख्याल ही नहीं करती थी। वह कोई और नहीं था, वह थी मेरे बच्चों की दादी, मतलब कि मेरी सास। मैं अपने पति और अपनी सास के साथ घर में रह रही थी। बस फिर धीरे धीरे जिंदगी ने पलटा खाया और मैं कहां से कहां पहुंच गई। मेरी जिंदगी अपनी फैमिली में शादी से पहले अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी गुजर रही थी। फिर मेरे लिए एक ऐसे परिवार से रिश्ता आया जहां पर शादी करना मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात बन गई थी। अभी मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन लड़के वालों की तरफ से बहुत दबाव पड़ रहा था। मेरे पेरेंट्स ने कहा कि एक न एक दिन तुम्हें शादी करनी तो है ही, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारे फैसले का मान रखो और शादी के लिए जल्दी ही हाँ कर दो। अब पेरेंट्स के इस इमोशनल डायलॉग पर मैं क्या कह सकती थी। मैं शादी के लिए मान गई थी। मैं अपने भाई बहन में सबसे बड़ी थी, इसलिए सबसे पहले मेरी शादी होना बहुत ज़रूरी था। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी, बल्कि बहुत अच्छी गुजर रही थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई, मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी के बाद मेरे सामने एक कितनी बड़ी सच्चाई खुलकर सामने आएगी कि वो मेरी सारी जिंदगी को ही बदल कर रख देगी। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। ससुराल में मेरे सास ससुर, 2 ननद और 1 देवर था। उन सब लोगों का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा था। मेरा देवर विदेश में पढ़ने के लिए गया हुआ था। मेरी शादी के बाद मेरी दोनों ननदों की भी शादी कर दी गई थी। मेरी शादी को 2 साल हो गए थे और फिर मेरे ससुर की भी अचानक मौत हो गई। धीरे धीरे हमारा घर पूरी तरह से खाली हो गया था और हम घर में सिर्फ 3 मेंबर ही बचे थे, मैं, मेरा पति और मेरी सास। ससुराल में सारे लोगों का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा होता था, लेकिन मेरी सास का बिहेवियर बहुत कड़क था। वो जैसी भी थी, मैं उनकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान को निकाल दिया करती थी। क्योंकि अब मुझे रहना तो इसी घर में था, इसलिए उनकी बात को बर्दाश्त करके ही रहना था, तभी मेरा घर बन सकता था। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। फिर भगवान ने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया था। जब वो 1.5 साल का हुआ तो फिर मुझे दूसरी गुड न्यूज़ मिल गई थी और फिर मैंने एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म दिया। इस तरह से मेरे 2 बच्चे हो गए थे। मुझे अब अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन मेरा पति घर पर ही नहीं आया। हम सब लोग बहुत परेशान हो गए थे, उनका इंतजार कर रहे थे, पर ना तो वो आ रहे थे और ना ही उनका फोन लग रहा था। मैं बार बार उनके नंबर पर कॉल कर रही थी, रिंग जा रही थी, लेकिन फिर कुछ समय के बाद अचानक से उनका नंबर स्विच ऑफ हो गया, जिसने मेरी परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया था। रात से सुबह हो गई थी, लेकिन मेरे पति अभी तक घर नहीं आए थे। वो ऑफिस जाने के लिए ही तो घर से निकले थे। मैं पुलिस के पास चली गई थी। अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस के पास गई तो उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे बाद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। यह कहकर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की कि मैं पुलिस स्टेशन से वापस आ गई थी। हम लोग उनको बहुत तलाश कर रहे थे। मेरे पति का छोटा भाई विदेश में था और हम उसे ये बात बताकर टेंशन में नहीं डाल सकते थे, इसलिए यहाँ पर उनका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। उनके कुछ दोस्त थे, मैंने उनको कॉल करके बता दिया था तो वो भी मेरे पति को तलाश करने में लग गए थे। हम सब लोग बहुत परेशान थे। 24 घंटे के बाद हमें किडनैपर की कॉल आई और उन्होंने कहा कि हमने आपके पति को किडनैप कर लिया है। लेकिन सोचने वाली बात थी कि अगर वो किडनैपर थे तो उन्हें मेरे पति को नहीं बल्कि मेरे बेटे को किडनैप करना चाहिए था। उन्होंने फिर मुझसे पैसों की डिमांड की। वो बहुत ज्यादा पैसे थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। पता नहीं उनको कैसे गलतफहमी हो गई थी कि हम लोग बहुत अमीर लोग हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी सास ने मेरे साथ कभी अच्छा बिहेव नहीं रखा था। पहले हमेशा वो मुझे ताने देती रहती थी कि तुम बांझ हो,
तुम मेरे बेटे को बच्चा पैदा करके नहीं दे सकती। मैंने उनके ताने पूरे 2 साल तक सुने थे। उनका कहना था कि जिस औरत का एक बार मिसकैरेज हो जाए उसके यहाँ बच्चा पैदा होना बड़ी मुश्किल की बात है। उन्होंने मुझे बहुत तंग किया था, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे 2-2 बच्चे दे दिए थे। मुझे लगा कि अब कहीं जाकर मेरी सास को सुकून मिल जाएगा, पर वह तब भी मेरे खिलाफ ही बोलती रहती थी। हम लोगों ने किसी तरह अपने पति के लिए पैसे जमा किए। मेरा छोटा भाई दुबई में काम करता था, उसने मेरी मदद की थी। उसने मुझे कुछ पैसे भेज दिए थे, कुछ पैसे मेरे पेरेंट्स ने दे दिए थे और कुछ मैंने अपने पास से अरेंज करके किडनैपर को देने का फैसला कर लिया था। मेरे भाई का नाम अनुपम था। भाई के लिए मेरी मदद करना थोड़ा मुश्किल तो था, लेकिन यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं होता था, क्योंकि वह वहाँ की करेंसी यहाँ भेजता तो यहाँ पर पैसे ज्यादा हो जाते थे। उनका कहना था कि मैं मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा, पर उन किडनैपर्स ने तो हमसे पैसे भी ले लिए थे और मेरे पति की जान भी ले ली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मेरे पति के डेड बॉडी हमारे घर पर आई तो हम सब लोग हैरान रह गए कि हमारे साथ ये क्या हो गया। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मुझे इस तरह से इस दुनिया से छोड़कर भी जा सकता है। उन लोगों ने तो पैसे लेने के बाद मेरे पति को सही सलामत भेजने का वादा किया था, लेकिन घर पर उनकी डेड बॉडी भेज दी थी। अभी मैं अपने पति की लाश के पास बैठकर रो रही थी कि तभी अचानक पुलिस आ गई और मुझे अरेस्ट करने लगी। मैंने उन लोगों से पूछा था कि आखिर मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। एक तो मेरा पति इस दुनिया से चला गया और पुलिस वाले मुझे ही अरेस्ट करने के लिए आ गए थे। यह सब कुछ मेरे लिए किसी बहुत बड़ी मुसीबत से कम नहीं था। मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि मैंने अपने पति को मारा है, मैं उनकी कातिल हूँ, जबकि यह बात तो सब जानते थे कि मैंने अपने पति को नहीं मारा। मेरे पति को तो किडनैप किया गया था। मैं अपने मरे हुए पति और अपने दोनों छोटे छोटे बच्चे और अपनी बूढ़ी सास को छोड़कर पुलिस के साथ आ गई थी। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मेरा पति बहुत अच्छा था, मुझसे बहुत प्यार करता था। उसने मुझे हमेशा खुश रखने की बहुत कोशिश की थी, पर आज अपने मरे हुए पति को इस हालत में देखकर मैं बहुत अफसोस में हो गई थी। ऊपर से पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करके ले आए थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। फिर बाद में पता चला कि जिन लोगों ने मेरे पति को किडनैप किया था वह कोई गुंडे, मवाली या गलत काम करने वाले लोग नहीं थे। उनको पैसे देकर यह काम करवाया गया था और यह काम किसी और ने नहीं बल्कि मेरे पति की एक्स गर्लफ्रेंड ने करवाया था, जो कि शादी से पहले मेरे पति को बहुत प्यार करती थी। उसके बारे में कभी मेरे पति ने मुझे कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मैंने अपनी छोटी ननद से सुना था कि उसने मेरे पति को धोखा दिया था, इसलिए मेरा पति उससे नफरत करने लगा। उसके जाने के बाद मेरे पति ने मुझसे शादी कर ली थी और उससे सारे संबंध खत्म कर दिए थे। उसका कहना था कि मेरे पति को गलत फहमी हुई थी कि वह उसको धोखा दे रही है। उसके कहने के मुताबिक मेरे पति ने उसे धोखा दिया था और वह अपना बदला लेना चाहती थी। वह बहुत अमीर थी, ऐसा कर सकती थी, लेकिन उसके पिता काफी टाइम से बीमार थे। इस वजह से उसका ध्यान अपने पिता की तरफ लगा हुआ था। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरे पति ने शादी कर ली, तब से ही वह बदले की आग में जलती रही। लेकिन अब 4 साल बाद उसे मेरे पति से बदला लेने का मौका मिल गया था। उसने पहले मेरे पति को अगवा करवाया, फिर हम लोगों से पैसे मांगकर नाटक किया और बाद में मेरे पति को भी जान से मार दिया और मुझे फंसाकर यहाँ भेज दिया। अब पीछे घर पर सिर्फ मेरी सास और मेरे बच्चे ही रह गए थे। मुझे अपने बच्चों की बहुत फिक्र हो रही थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, उनको संभालने वाला कोई भी नहीं था। उनका पिता भी इस दुनिया से चला गया और उनकी माँ को भी उनसे अलग कर दिया गया। ऐसे में बच्चों पर क्या बीत रही होगी। मुझे बस हमेशा अपने बच्चों की ही फिक्र सताती रहती थी और मैं अपने बच्चों को याद करके रोती रहती थी। मेरी सास मेरे बच्चों को कैसे पाल रही थी, क्या कर रही थी, मैं नहीं जानती थी। वह अदालत में भी नहीं आती थी, मेरा केस भी किसी ने नहीं लड़ा और बस मुझे यहाँ जेल में भेज दिया गया। मेरे इस हादसे के बाद से मेरे मम्मी पापा भी बीमार रहने लगे थे। वह लोग मुझसे कभी कभी जेल में मिलने के लिए आते थे, लेकिन मेरी शादी के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझसे छोटे वाले भाई की शादी कर दी थी। उसकी पत्नी इतनी ज्यादा चालाक थी कि वह मेरे मम्मी पापा को मेरे लिए कोई मदद करने ही नहीं दे रही थी। मेरे मायके के हालात बहुत खराब चल रहे थे। मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए बस एक बार ही आए थे, उसके बाद उन्होंने भी आना जाना छोड़ दिया। मुझे अपने बच्चों की खबर भी नहीं मिल रही थी। मुझे बचाने के लिए किसी भी तरह का कानूनी इस्तेमाल नहीं हुआ था, कोई भी ट्रायल नहीं हुआ, बस पुलिस वालों ने मुझे जेल में डाल दिया।
मैं जेल में रहकर ही अपने दिन रात गुजार रही थी। मुझे जेल में रहते हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। मैं अपने पति को याद करके रो रही थी और उस पर कि मैं इस जेल में बंद भी थी। मुझे उम्र कैद की सजा हो गई थी क्योंकि कानून के मुताबिक मैंने अपने पति को मारा था। मैं कातिल हूँ और मेरी सजा यही थी। मैंने सोच लिया था कि जब तक मैं बाहर निकलूंगी तो मेरे बच्चे जवान हो जाएंगे। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था और मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो चुका था। मुझे तो यहाँ पर यह 1 हफ्ता ही इतनी मुश्किल से गुजर रहा था और मैं सोच रही थी कि यहाँ पर इतना समय मैं कैसे गुजार लूंगी। मुझे कुछ तो करना था। मैं बेकसूर थी। मैं यहाँ पर रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। पीछे मेरे बच्चे थे जिनको देखने भागने वाला कोई भी नहीं था। अपने बच्चों के खातिर तो मुझे इस बेवजह की सजा को सारी जिंदगी नहीं काटना था। मैंने भागने की कोशिश भी की थी पर मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। इस तरह जेल से भागकर जाना कोई आसान काम थोड़े ही होता है। वहां पर कुछ औरतें थीं। मैंने उनको अपने बारे में बताया, उनको अपनी पूरी कहानी सुनाई तो वह भी मेरे बारे में सुनकर अफसोस कर रही थी। लेकिन जब मैंने उनकी कहानियां सुनी तो उनकी कहानी तो मेरी कहानी से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक और बुरी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे अपनों ने ही हमारे साथ इतना बुरा किया था। पर मेरे साथ बुरा करने वाली मेरी तो कोई अपनी ही नहीं थी। कहते हैं कि मर्द के साथ औरत का कोई मुकाबला नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि एक औरत का भी दूसरी औरत के साथ मुकाबला नहीं है, क्योंकि जो तकलीफ एक औरत दूसरी औरत को पहुंचा सकती है वो एक मर्द कभी भी नहीं पहुंचा सकता। उसने तो मेरा सुहाग लूट लिया था, मेरे बच्चों को बेसहारा कर दिया और फिर इतना ही नहीं, उसने मुझे जेल भी भिजवा दिया। मुझे उम्र कैद करवा दी ताकि मैं सारी जिंदगी इस जेल में सड़ती रहूं और मेरे बच्चों पर मुसीबतें आईं और मैं सारी जिंदगी यहाँ पर तड़पती रहूं। उसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। यही सब काफी था, मगर उसे तो इतना करके भी चैन नहीं आया था। वह यहीं पर रुक जाती, पर इतना करके भी उसका दिल नहीं भरा तो उसने मेरी आगे की जिंदगी को भी तबाह कर दिया। मेरी मदद सिर्फ मेरा दूसरा भाई कर सकता था, जिसने मुझे दुबई से पैसे भेजे थे। पता नहीं उसे इस बारे में पता था भी या नहीं कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या हो चुका है। वह इतनी आसानी से यहाँ पर आ भी तो नहीं सकता था और मैंने उसे वापस आने के लिए कहा भी नहीं था। मैंने बस उससे कहा था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। मेरा भाई घर पर ज़्यादा पैसे भेजता था। घर की परेशानी दूर करने के लिए जब से मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी और मेरी भाभी आ गई थी, तब से ही हमारे घर के माहौल में बहुत बदलाव आ गया था। मुझे यकीन था कि मेरी चालाक भाभी ने मेरे भाई को कुछ पता ही नहीं चलने दिया होगा। 1 हफ्ता पूरा होने के बाद जब एक रात आई तो सब लड़कियों को लाइन में खड़ा कर दिया गया था। मैंने कहा कि यह क्या हो रहा है, आखिर इस टाइम हमसे कौन सा काम करवाना है। तो एक औरत कहने लगी कि वह काम करवाना है जो यहाँ आने वाली हर कैदी महिला को करना होता है और यही काम यहाँ पर होता है। मैंने कहा कि क्या मतलब है आपका? तो उसने कहा कि अभी तुम नई नई हो, यहाँ पर रहते हुए सब कुछ पता चल जाएगा। तुम एक काम करो, ये लो और इसे अपने मुंह पर लगा लो। उस औरत ने मुझे काले रंग की स्याही दी और कहा कि इसे अपने मुंह पर लगा लो। ये तो बड़ी ही अजीब बात थी। मैंने उससे कहा कि मैं ऐसा क्यों करूं? तो वह कहने लगी कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हें यहाँ पर खूबसूरत नहीं दिखना, इसलिए अपने बाल भी बिखेर लो और जल्दी से यह स्याही अपने चेहरे पर लगा लो। तुम्हें ऐसी शक्ल बनाकर रखना है जिससे तुम खूबसूरत नहीं बल्कि बदसूरत लगो। मैंने कहा कि क्या मतलब है आपका? आप क्या कहना चाहती हो? मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। तो वह कहने लगी कि बस यहाँ तुम्हारी खूबसूरती को खतरा है। मैंने कहा कि किससे खतरा है यहाँ पर? मैंने कहा कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं और ये औरतों की जेल है, भला ऐसी जगह पर भी खतरा हो सकता है क्या? तो उसने कहा कि जितना कहा है बस उतना ही करो, यहाँ पर औरतों से भी खतरा है। उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी। यहाँ की सर्वेंट सारी औरतों को घूर घूर कर देख रही थी। उस रात तो मैं बच गई थी, क्योंकि जैसा उस औरत ने मुझे बताया था उसके कहने के मुताबिक मैंने अपने मुंह पर वो काली स्याही लगा ली थी और अपने बाल बिखेर लिए थे। अपनी हालत पागलों जैसी कर ली थी। लेकिन वो हम सारी औरतों में से एक जवान लड़की को ले गई थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। मैंने अपने पास में खड़ी हुई एक औरत से पूछा कि यह लड़की कौन है और इसे कहाँ लेकर जा रहे हैं। वह मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है, आधी रात को जवान और खूबसूरत लड़की को कहाँ ले जाया जा सकता है?
मैंने कहा कि इसका मतलब उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो वह कहने लगी कि हाँ, बुरा होगा और बहुत बुरा होगा। एक खूबसूरत लड़की के साथ कुछ अच्छा कैसे हो सकता है? वैसे भी औरत की इज्जत बड़ी नाजुक होती है। वह बाहर की दुनिया में आज़ाद हो या जेल की दुनिया में कैद हो, कहीं भी उसकी इज्जत को नुकसान हो सकता है। मैं तो यह बात सुनकर दंग ही रह गई थी। यह क्या बात थी कि इस कैद में भी औरत महफूज नहीं है, वह यहाँ भी अपनी इज्जत नहीं बचा सकती। आखिर यहाँ यह सब क्या हो रहा था? मैंने उस औरत से कहा, तो आप लोग शिकायत क्यों नहीं करती? किसी को इस बारे में बताती क्यों नहीं हो? तो वह कहने लगी कि जिसको बताना है वही तो यह सब कुछ करवा रहा है। इस जेल का हेड जेलर, यहाँ तक कि यहाँ का सारा स्टाफ और सारे पुलिस वाले मिले हुए हैं। सब लोग रिश्वतखोर हैं। सबके पास पैसे जाते हैं, रिश्वत जाती है और वह चुप हो जाते हैं। मैंने कहा कि मुझे तो लगा था कि मैं किसी बुरी जगह पर आई हूँ, यहाँ पर मुझे भी सिर्फ सजा ही मिलेगी। लेकिन यह क्या था कि यहाँ पर तो औरत की इज्जत को भी खतरा है। कुछ तो करना ही होगा, इसका कोई सल्यूशन तो होगा, कोई तो तरीका होगा। उस औरत ने कहा कि कोई तरीका नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो इतनी सारी औरतें हैं, उनके पास अपने अलग अलग दिमाग है। वो चाहे तो बैठकर कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकती है। क्या किसी के पास कोई आइडिया नहीं है जिसकी वजह से उनके साथ यह सब कुछ न हो? वह औरत कहने लगी कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, न तो खाने में कोई चीज मिला सकते हैं, न यहाँ से भाग सकते हैं और न ही किसी से शिकायत कर सकते हैं। मैंने उस औरत से कहा कि कहीं मेरी बारी भी तो नहीं आ जाएगी, मेरे साथ तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होगा। तो वह कहने लगी कि यह तो उनके मूड पर डिपेंड करता है, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकती। जो औरत उनको खूबसूरत लग जाए, बस वही उनके बिस्तर की शान बन जाती है। बस मैंने तुमसे जितना कहा है तुम उतना ही करना। जब भी वह तुम्हें आधी रात को बुलाए, इससे पहले ही तुम अपने चेहरे पर काली स्याही लगाकर अपने चेहरे को खराब कर लेना और अपनी हालत बुरी कर लेना और सर झुकाकर खड़ी हो जाना। अपने आप को संभाल कर खड़ी होना, एक यही फार्मूला है जो यहाँ पर चल जाता है। मैंने कहा कि आप ही कह रही थी कि यहाँ पर औरत ही औरत की दुश्मन है। जहाँ पर उस लड़की को लेकर गए हैं, क्या वहाँ पर मर्द भी थे? उस औरत ने गहरी सांस भरी और कहने लगी कि हाँ, औरत ही तो औरत को लेकर जाती है और मर्द उनके बिस्तर का हिस्सा बन जाते हैं। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे कि यह क्या हो रहा है यहाँ पर। आखिर हमारी जनरेशन किस तरफ जा रही है? अब तो मुझे यही डर लग रहा था कि जो दूसरों के साथ हो रहा है, अगर मेरे साथ हुआ तो मेरा क्या होगा? मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती थी। जिस लड़की को पकड़कर ले गए थे, वह मेरे साथ ही यहाँ पर किसी आरोप में गिरफ्तार हुई थी और मेरे साथ साथ ही वह जेल में आई थी। मैं तो शादीशुदा थी और 2 बच्चों की माँ थी। वह बेचारी कुंवारी थी और बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वह थोड़ी देर के बाद वहां से वापस आ गई थी, पर अब एक कोने में बैठी हुई थी। जब से आई थी उसने कुछ खाया भी नहीं था, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया था। बस जमीन पर बैठी हुई दीवार को घूर रही थी। मुझे उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था और हमदर्दी भी हो रही थी, पर मैं हैरान थी कि यहाँ कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था और ना ही उसकी कोई मदद कर रहा था। सब उसको ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे वह वहां पर बैठी ही नहीं है। क्या मतलब है इस सब का कि यहाँ की कैदी औरतों को औरत पर अत्याचार होते हुए देखने की आदत हो गई थी। लेकिन मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे आदत नहीं थी। मैं आगे बढ़ गई। मैंने उस लड़की को करीब से देखा तो मैं हैरान रह गई। वह सच में बहुत खूबसूरत थी। मैं आगे बढ़ी। मैंने पानी का गिलास उसके आगे कर दिया और कहा कि तुम ठीक तो हो, लो ये पानी पी लो। मैंने दोबारा से उस लड़की से कहा, लो पानी पी लो, और गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया तो उसने एक ही झटके से मेरे हाथ से गिलास नीचे गिरा दिया, जिससे सारा पानी छलक कर नीचे गिर गया था। मैंने उससे कहा कि पानी पी लो, तुम कितनी परेशान हो रही हो, एक बार अपनी हालत तो देखो अपने आप से। आखिर कैसी दुश्मनी है तुम्हारी? उसने मेरी आंखों में देखा और कहने लगी कि तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से यह बात सुनना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हें और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहती। तुम बस पानी पी लो और खाना खा लो ताकि तुम्हारी हालत कुछ बेहतर हो जाए। उसने कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने बाद में उससे पूछा तो पता चला कि उसका नाम पायल था। उसकी तबीयत खराब हो गई थी और फिर उसको अस्पताल लेकर जाया गया और वहीं पर उसे ड्रिप लगाई गई थी।
उसकी तबीयत में कुछ फर्क आया था और इसके बाद वह कुछ बेहतर हो गई थी और अब खाना भी खा रही थी, लेकिन किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। आखिर यहाँ पर ऐसा भी क्या हो रहा था कि जो भी लड़की जाती थी जब वापस आती तो कहीं खोई खोई सी होती थी। उसकी शक्ल से ऐसा लगता था कि उसके साथ इस दुनिया का सबसे बड़ा अत्याचार किया गया है। लेकिन इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता था जो मेरे साथ हुआ था? मेरे पति को मुझसे छीन लिया गया, मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया गया। इससे ज्यादा बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। और ये जिंदगी में ऐसे हादसे होते हैं कि आपकी सोच ही खत्म हो जाती है कि इससे भी बुरा क्या होगा, क्योंकि जो आपके साथ बुरा होता है कभी कभी इससे भी बुरा हो जाता है। और मेरे साथ भी यही हुआ था। एक रात उस औरत की नजर मुझ पर पड़ गई जो लड़कियों को ले जाया करती थी। उसने बाकी की औरतों से पूछा कि यह कौन है। सबने कहा कि यह नई आई है, इसके 2 बच्चे हैं और यह शादीशुदा है, यह बहुत उम्रदार औरत है। वह औरत कहने लगी कि उम्रदार तो नहीं लगती, अच्छी भली तो लग रही है, खूबसूरत भी लग रही है। मैं उस औरत की नजर में आ गई थी और वह मुझे देखने लगी, मेरा जायजा लेने लगी। कहने लगी कि तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने कहा कि दरअसल मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी, मेरी उम्र 32 साल है। मैंने उसको झूठ बोल दिया था कि मेरी उम्र 32 साल है, लेकिन मेरी उम्र 25 साल थी। इस बात पर वह हंसने लगी और कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है कि हमने अपने बाल धूप में सफेद किए हैं? तुम हमें बेवकूफ समझती हो या हमें बेवकूफ बना रही हो? हम तो लड़की की शक्ल देखते ही उसकी उम्र पहचान जाते हैं। तुम किसके बारे में बात कर रही हो कि 30 साल की है? तुम्हारी उम्र तो लगभग 25 या 26 साल लग रही है। मैं तो उस औरत की बात सुनकर दंग रह गई थी कि वह मेरी उम्र पहचान गई थी। मैंने कहा कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरी एक बेटी तो ऑपरेशन से हुई है। उसने कहा तो क्या हो गया, इस तरह की औरतें तो और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी कि चलो मेरे साथ। मैं तो घबरा गई थी और डरने लगी थी कि ना जाने वहां मेरे साथ क्या होगा, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा या फिर कुछ और। मैं उसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह मेरी बात नहीं मान रही थी। मैंने यहाँ पर जिस तरह की कहानियां सुनी थी और जैसे यहाँ की औरतों की हालत देखी थी, मैं बहुत डर रही थी। मैं जाना नहीं चाहती थी। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया था। मैं पहले से ही जेल में थी और ये क्या यह औरत मुझे लेकर जा रही थी जहाँ पर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला था? तो फिर मैं चुपचाप कैसे जाती? मैं बहुत रो रही थी। इससे बुरा और क्या हो सकता था? अगर कुछ बुरा हो सकता था तो वह हो जाता, लेकिन मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। मैंने जिद पकड़ ली थी कि मैं वहां नहीं जाऊंगी। फिर उसने वहां पर 2 लोगों को बुलाया और वह दोनों औरतें मुझे घसीटकर वहां से ले गईं। जब मुझे कमरे में ले जाया गया तो उन तीनों औरतों ने मुझे कमरे में बंद करने के बाद वह वहां से चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने अंदर देखा तो अंदर इस जेल का हेड जेलर बैठा हुआ था। उसकी नजरें मेरे शरीर पर टिकी हुई थीं। मैं भागकर दरवाजा बजा रही थी कि दरवाजा खोलो, पर कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था। उस जेलर ने कहा कि ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ कि तुमने कत्ल किया है ना। यहाँ पर आने वाली औरतों की सजा यही है। अब बस खामोशी से जैसा होता है होने दो। फिर उसके बाद मेरे साथ भी वही सब कुछ हुआ था जो बाकी की औरतों के साथ और लड़कियों के साथ हो रहा था। उसके बाद मैं भी अगले दिन पायल की तरह ही खामोश बैठी हुई थी। मुझे भी कोई नहीं देख रहा था, कोई नहीं बुला रहा था। सच कहूं तो मेरा भी ना पानी पीने का दिल कर रहा था और ना ही खाना खाने का। अब पायल ही मेरे पास आई थी। उसने मुझे पानी का गिलास पकड़ाया तो मुझे याद आ गया कि मैं भी उसे पानी पिलाने ही आई थी। मैंने पानी पी लिया और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पायल की तरफ देखकर कहा कि आखिर यह सब कब तक होगा? हम औरतें कहीं पर भी महफूज क्यों नहीं हैं? यहाँ तक कि जेल में भी नहीं। यहाँ पर तो हमें सजा देने के लिए रखा गया है, यहाँ पर भी हम महफूज नहीं हैं। क्यों? हमें सजा पर एक और सजा मिल रही है। कुछ ना किया हो तब भी सजा मिलती है। कहाँ जाएं, क्या करें? मैंने अपना सर पकड़ लिया। जब एक औरत मेरे पास आई और वह कहने लगी कि लो खाना खा लो, तुम्हें भूख लग रही होगी। मैंने कहा कि मुझे खाना नहीं खाना। आखिर तुम औरतों को क्या हो गया? तुम मुझे खाना देकर अपना फर्ज अदा करना चाहती हो? अरे मेरी मदद करो, हम सब मिलकर इन लोगों का कुछ ना कुछ तो बिगाड़ ही लेंगे, फिर हमारे दिल को सुकून आ जाएगा। हम लोग इतने ज्यादा हैं और यह लोग सिर्फ 15-20 लोग ही तो है।
कुछ ना कुछ तो हो सकता है। प्लीज मेरी मदद करो, इससे पहले कि मेरा दिमाग भी खराब हो जाए और मैं भी तुम सबकी तरह यहाँ पर चुपचाप अत्याचार सहती रहूं। सोचो तो जरा, इस बात पर उन सबके चेहरे से लग रहा था जैसे उनको मेरी बातें बकवास लग रही है, जैसे मैं कोई पागल हूँ और मैं जो कह रही हूँ ऐसा होने वाला नहीं है। मैंने उनसे पूछा था कि क्या तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं है यहाँ से निकलने की? तो वह कहने लगी कि हमें हमारे अपनों ने ही यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया। हम लोगों ने पाप किया तो कोई ना कोई वजह तो थी ही। कुछ यहाँ पर मेरी तरह बेकसूर आई हुई थी और कुछ औरतों को दूसरों ने मजबूर किया था। इन सब की कहानियां भी मेरी तरह ही थीं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं था कि हमें जीना छोड़ देना चाहिए था। अपने हक में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मैंने सबके सामने समझदारी से बताया कि हमें कुछ तो करना चाहिए, लेकिन कोई भी औरत मेरी मदद करने के लिए राजी नहीं हुई थी। फिर एक दिन पायल मेरे पास आई और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा कि तुम मेरे साथ हो तो तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है यहाँ से बाहर निकलने का? फिर उसने मुझे एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर मैं शॉक्ड रह गई थी कि पायल तो बहुत समझदार थी। अब हमें रात होने का इंतजार था, क्योंकि रात के टाइम पर हमारे जेल में एक लेडी इंचार्ज कैदी औरतों की चेकिंग करने के लिए आती थी। उनकी नाइट ड्यूटी होती थी और हमें वह बहुत गुस्से वाली लगती थी। वह कैदी औरतों से ज्यादा बातें भी नहीं करती थी। हम दोनों ने सोच लिया था कि हम उनको इस बारे में बताएंगे, लेकिन हम जानते थे कि बिना सबूत के तो वह हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगी। इसके लिए हमें कोई सॉल्यूशन निकालना था। हम दोनों में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरह से लेडी इंचार्ज को अपनी सच्चाई का सबूत दें। लेडी इंचार्ज जब रात के समय राउंड पर आई तो पायल उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। वह पायल को घूर रही थी और कहने लगी कि जाकर अपने सेल में बैठ जाओ, तुम्हें पता है ना कि रात के समय बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। पायल ने लेडी इंचार्ज से कहा कि मैडम, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। लेडी इंचार्ज कहने लगी कि हाँ बताओ। पायल थोड़ी घबरा रही थी। पायल उनको कुछ बताने ही वाली थी, तभी अचानक पीछे से स्टाफ की 2 औरतें आ गईं और उन्होंने लेडी इंचार्ज से कहा कि मैडम, आपको केबिन में सर बुला रहे हैं। लेडी इंचार्ज तभी वहां से चली गई। आज हमारी बात अधूरी रह गई थी। हम दोनों बहुत परेशान थे और यही सॉल्यूशन निकाल रहे थे कि आखिर हम किस तरह से इन लोगों की सच्चाई सबके सामने ला सके। लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि सुबह की ड्यूटी पर जो लेडी इंचार्ज राउंड पर आती थी, हमें उसके बारे में पता था कि औरत इन लोगों से मिली हुई है और दिन के समय ही किसी खूबसूरत लड़की औरत को पहले से ही ले जाकर रात के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता है। आज फिर से हमें रात को लेडी इंचार्ज महिमा के आने का इंतजार था। रात हो गई थी और जैसे ही वह लेडी इंचार्ज महिमा राउंड पर आई, हमने आज फिर उन्हें रोक लिया। आज पायल नहीं बल्कि मैं उन्हें रोकने के लिए गई थी। मैंने उनसे कहा कि हम आपको एक सच्चाई बताना चाहते हैं। वह मेरी इस बात पर थोड़ी चौंक गई थी कि आखिर हम लोग यहाँ पर भी क्या सच्चाई बताना चाहते हैं। पहले तो उन्हें लगा कि मैं उनको अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर जब मैंने उनको पूरी बात बताई तो उन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ था। मैंने उनसे कहा कि आप एक औरत हो और एक औरत ही दूसरी औरत की तकलीफ को समझ सकती है, मगर यहाँ तो औरतों पर ही औरतें अत्याचार करती हैं। दिन के समय यहाँ से किसी भी खूबसूरत लड़की या औरत को गायब कर दिया जाता है और फिर रात को उसी औरत को हेड जेलर के साथ कमरे में बंद कर दिया जाता है और फिर उसकी इज्जत को तार तार कर दिया जाता है। क्या हम औरतें इस जेल में भी महफूज नहीं हैं? मेरी बात सुनकर लेडी इंचार्ज ने कहा था, क्या तुम यह सब सच कह रही हो या फिर तुम लोग मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? क्योंकि तुमसे पहले तो यहाँ पर किसी भी औरत की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह किसी की शिकायत कर सके। मैंने कहा कि मैडम, हम लोगों पर यह हादसा बीत चुका है, हालांकि उन पर भी बीत चुका है, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि कोई भी आवाज उठा सके। वह कहने लगी कि मैं क्या करूं? मैं तुम लोगों की बात पर कैसे यकीन करूं? क्योंकि हो तो तुम लोग भी मुजरिम औरतें ही जुर्म किया है, तभी तो यहाँ पर आई हो सकता है यहाँ पर भी तुम किसी जुर्म को अंजाम देना चाहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकती। और फिर तुम लोग जानती नहीं हो कि कितने ईमानदार इंसान पर तुम आरोप लगा रही हो। मैंने कहा, मैडम, वह इंसान के भेष में भेड़िया है जो हर रात यहाँ की औरतों के शरीर को नोचता है। लेडी इंचार्ज ने कहा कि
अच्छा बकवास बंद करो और अपने सेल में जाओ। वो राउंड लगाकर वहां से चली गई थी। हम दोनों को बहुत अफसोस हुआ था कि वह हमारी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन यह तो हम अच्छे तरीके से जानते थे कि बिना सबूत के हमारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। इसलिए फिर पायल ने और मैंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें शायद हम 100% कामयाब हो सकते थे, लेकिन यह हमारी गलतफहमी साबित हुई थी। हमने सोचा था कि हम उन औरतों को लेडी इंचार्ज के सामने गवाही देने के लिए तैयार करेंगे जिनके साथ यह सब कुछ हो चुका है। शायद वह हम दोनों की बात पर यकीन नहीं कर रही है, लेकिन यहाँ की सारी औरतें अगर गवाही देंगी तो उन्हें यकीन आ जाएगा। लेकिन पायल का कहना था कि यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इन औरतों में से कोई भी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होगी। यह सारी औरतें अपना मुंह बंद करने के बाद सब कुछ सहन तो कर सकती हैं, मगर अपना मुंह खोलकर इस सब से छुटकारा नहीं पा सकती। मुझे पता था कि पायल बिल्कुल ठीक कह रही है और मुझे उन औरतों से उम्मीद भी यही थी। पायल और मैं उन औरतों के पास जाकर खड़े हो गए और उनसे कहने लगे थे, अगर तुम लोग हमारे साथ मिलकर हमारी मदद करोगी तो तुम ही नहीं बल्कि बहुत सारी औरतों की इज्जत बच सकती है। लेकिन उन लोगों ने तो साफ इनकार कर दिया था कि एक तो हम मुजरिम हैं, हम अपनी सजा काट रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि हम नहीं चाहते कि हम सूली पर लटक जाएं। तुम लोगों की पहुंच को नहीं जानती, वो लोग हमें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं। हम जिंदा रहकर सजा तो काट सकते हैं मगर मरना नहीं चाहते। फाइनली हमारा यह प्लान भी फ्लॉप हो गया था। अब हमें कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगर हमारे साथ हमारी कोई मदद कर सकता था तो वह सिर्फ वही लेडी इंचार्ज थी, क्योंकि इस जेल में हमें एक वही औरत ईमानदार लगी थी। न तो वह दूसरों से फालतू बात करती थी और न ही वह फालतू चीज को बर्दाश्त कर सकती थी। वह बहुत ईमानदार थी और सारे ही काम ईमानदारी से किया करती थी। वह गुस्से वाली जरूर थी, लेकिन वह अपनी ड्यूटी को तरीके से निभाती थी। पर हमें गुस्सा इस बात का रहा था कि उन्हें हमें समझना चाहिए था। हम दोनों बहुत परेशान थे, हमारी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आज। फिर ऐसा ही हुआ था। शाम के टाइम पर सारी लड़कियों की लाइन लग गई थी और जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी उसे निकालकर घसीट के ले जाया जा रहा था। मुझसे तो यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब रात को लेडी इंचार्ज राउंड पर आए तो मैं उनके पैरों में गिर गई और मैंने उनसे कहा कि आपको हमारी बात पर यकीन नहीं तो फिर हम आपको सबूत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारी मदद करनी होगी। लेडी इंचार्ज कहने लगी कि किस तरह की मदद। मैंने उनसे कहा कि हमें आपका मोबाइल चाहिए। लेडी इंचार्ज कहने लगी कि तुम लोग बहुत ही घटिया कम कर रही हो। अगर जेलर साहब को पता चल गया कि मैंने ही उनकी जासूसी के लिए तुम लोगों को मोबाइल दिया तो सबसे पहले मेरी नौकरी जाएगी। मैंने कहा, मैडम अगर आपको ऐसा ही लगता है तो आप सारे इल्ज़ाम हम पर लगा देना और चाहो तो हमें और सज़ा दिलवा देना, मगर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्लीज़ हमारी मदद करो। हम दोनों रोने लगे थे। हम दोनों की आंखों में आंसू देखकर लेडी इंचार्ज का दिल नरम पड़ गया था और उन्होंने अपना मोबाइल हमें दे दिया था। रात के 3 बज रहे थे और जेलर साहब के केबिन से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों जेलर साहब के केबिन की खिड़की तक पहुंचना चाहते थे। उनके केबिन के बाहर तो सख्त पहरा था। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम जेलर साहब के केबिन तक पहुंच सके, मगर आज की रात ऐसे ही गुजर गई थी। रात का समय हुआ तो लेडी इंचार्ज आई और कहने लगी कि क्या हुआ, तुम लोगों ने मुझे अभी तक सबूत नहीं दिया। लाओ मेरा मोबाइल मुझे दे दो। मुझे पता है कि तुम लोग मुझे गुमराह कर रही हो। मैंने कहा कि मैडम हमें सर के केबिन तक जाने का रास्ता नहीं मिल सका, वरना हम वीडियो बना लेते। मैडम ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि तुम जैसी औरतों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जो बहुत चालाक होती हैं। मैं जानती हूँ कि तुम लोग यहाँ से निकलना चाहती हो। मुझे बेवकूफ़ बनाकर, मेरा सहारा लेकर और जेलर साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उन्होंने झट से मेरे हाथ से मोबाइल खींच लिया था और अपना मोबाइल लेकर वह चली गईं। मेरे दिल को बहुत तकलीफ हुई थी। कहते हैं ना कि जब इंसान सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करता है तो उसके रास्ते में कांटे ही कांटे आते हैं, तब जाकर उसे फूल मिलते हैं। पायल भी इस बात पर बहुत अफसोस कर रही थी कि हम लोगों का साथ देने वाला यहाँ कोई नहीं है। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और हम लोग कुछ नहीं कर सके। एक दिन शाम के टाइम पर स्टाफ की औरत सारे कैदियों को लाइन में खड़ी करने के बाद
एक खूबसूरत औरत को अपने साथ लेकर जा रही थी, लेकिन अचानक वह औरत बेहोश हो गई। सारी औरतें उसको देखने लगी क्योंकि वह बहुत रो रही थी। वह जाना नहीं चाहती थी। वहां पर काफी सारे औरतें इकट्ठा हो गई थीं। स्टाफ की एक औरत थी जो बिल्कुल मुझसे आगे खड़ी हुई थी और उसकी जेब से मोबाइल दिख रहा था। मैंने मौका देखकर कड़ी बड़ी चालाकी के साथ उस औरत का मोबाइल निकाल लिया और मैं खामोशी से वहां से निकल आई। वो औरत उसे बेहोश होने वाली औरत को जगाने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से उसे पता ही नहीं चल सका कि कब मैंने उसका मोबाइल निकाल लिया। मैंने जब पायल को बताया कि मेरे पास मोबाइल का अरेंजमेंट हो गया, तो पायल ने मुझे एक ऐसा आइडिया बताया जो शायद हमारे लिए बहुत खतरनाक था, पर उस आइडिया से हम कामयाब भी हो सकते थे। तभी अचानक जेल में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि जो औरत बेहोश हुई थी उसको हार्ट अटैक आया था और उसकी मौत हो गई थी। पहरा देने वाले सिपाही भी इस अफरा तफरी में ही गुम हो गए थे। पायल और मैं मौका देखकर शाम के टाइम पर ही जेलर साहब के केबिन में छुप गए थे, क्योंकि हमें पता था कि वो औरत पहले ही मर गई है, लेकिन उसकी जगह यहाँ पर रात को दूसरी औरत को जरूर लाया जाएगा। हम दोनों रात होने का इंतजार कर रहे थे। शाम के लगभग 6 बज रहे थे जब हम दोनों केबिन में छुप गए थे। लेकिन फिर जब रात के 2 बजे का समय हुआ तो जेलर अपने केबिन में आए और उन्होंने फोन किया कि मैं केबिन में आ गया हूँ। यह देखकर हम लोग समझ गए थे कि अब वही सब कुछ होने वाला है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। फिर एक औरत को यहाँ पर लाया गया और जेलर साहब ने उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। हम दोनों इस सब की वीडियो बना रहे थे। यह सब कुछ हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुका था कि उस औरत की इज्जत खराब करने के साथ साथ उसको कितना मारा गया और उसके शरीर पर कितनी चोटें आई हैं। हम दोनों ये सब कुछ मोबाइल में रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन तभी अचानक जेलर साहब को पता चल गया कि कमरे में उनके अलावा और कोई भी मौजूद है। जब उन्होंने हमें देखा तो वह हम पर हमला करने के लिए हमारे करीब आने लगे, लेकिन हम लोग 2 थी, वह हमें पकड़ने के लिए अकेले थे, इसलिए हम बड़ी चालाकी के साथ मौका देखकर कमरे से बाहर भागते हुए निकल आए। मेरे हाथ में मोबाइल था और पायल जेलर साहब को रोकने की कोशिश कर रही थी। जेलर साहब ने मुझे पकड़ने के लिए पायल को धक्का दे दिया। वह समझ चुके थे कि मोबाइल में कुछ ऐसा जरूर है जो उनको फंसा सकता है। आज जेल में पहले से ही अफरा तफरी का माहौल था। मुझे इस तरह से बाहर भागते हुए देखकर जेल में और ज्यादा अफरा तफरी मच गई थी। मैं भागते हुए बाहर निकल आई थी। जेलर साहब मेरे पीछे भाग रहे थे। किसी की समझ नहीं आ रहा था कि वह मेरे पीछे क्यों भाग रहे हैं। मुझे लोगों ने पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर मैं भागते भागते लेडी इंचार्ज के पास पहुंच गई और उनके हवाले मोबाइल कर दिया। जब लेडी इंचार्ज ने मोबाइल में वीडियो देखा तो उनके होश उड़ गए थे। जेलर साहब उनसे कहने लगे कि यह औरत हम लोगों को बेवकूफ बना रही है, ये वीडियो झूठा है। लेकिन इतना ज्यादा हंगामा होने की वजह से सारे ऑफिसर्स भी वहां पर आ गए और इस तरह से जेलर साहब और यहाँ के स्टाफ का सारा सच सबके सामने आ गया। जेलर साहब की हकीकत लोगों के सामने खुलकर आ गई थी कि वह यहाँ की कैदी औरतों की इज्जत के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं। पायल और मेरी ईमानदारी पर हमें इनाम दिया गया। मैंने भी मौका नहीं छोड़ा और अपनी बीती हुई कहानी के बारे में बता दिया कि मैं यहाँ पर किस तरह से आई थी और मेरा कोई कसूर नहीं है। जेलर साहब का केस कोर्ट में लड़ा गया था, जो सारी औरतें अभी तक अपना मुंह बंद किए हुए थीं। मुझे बचाने के लिए और जेलर साहब को सजा दिलवाने के लिए उन सब ने कोर्ट में गवाही दी और इस तरह से फैसला हम औरतों के हक में हुआ था और हम सारी औरतों के लिए यह गिफ्ट था कि हम औरतों को 5 महीने की सजा काटने के बाद हमें बाइज्जत रिहा कर दिया जाएगा। मैं बहुत खुश थी कि फाइनली अब हम लोग अपने घर जाने वाले थे और सारे जालिमों को सजा भी मिल चुकी थी। 5 महीने के बाद जब रिहा होकर मैं अपने घर गई तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि मेरी सास मुझे कभी कुछ नहीं समझती थी। आज वह अकेले मेरे बच्चों को पाल रही थी, उनके लिए लोगों के घरों में काम कर रही थी। लेकिन मुझे घर में आते हुए देखकर उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी और अपने की माफी मांगने लगी। अब मैं अपनी सास और अपने बच्चों के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। जेल में जितनी भी कैदी औरतें थीं, इस जुल्म की शिकार थीं। वो सारी रिहा हो गई थी और सभी शायद अपने परिवार में जाने के बाद सुधर गई होंगी। मेरा आप लोगों से कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि औरत अपने दिल से डर को खत्म कर दे,
क्योंकि फिर यह डर उसे गलत काम करने पर मजबूर कर देता है। डर से कभी भी ज्यादा फायदा नहीं होता, बल्कि हमेशा नुकसान ही होता है। डर की वजह से शुरू में जिन औरतों ने मेरा साथ नहीं दिया, बाद में मेरी हिम्मत और साहस को देखते हुए मेरा साथ देने लगी, और आज वह भी आज़ाद हो गई और अपनी फैमिली के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।